शुरू हो, पहले वहां पूछताछ हो, क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे यूपी पुलिस जो मुंबई पहुंची है वो भी जांच शुरू कर रही है और मुंबई पुलिस भी एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर रही है। इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बढ़ रहे हैं आगे, बात किसानों की। सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत में समस्या का समाधान होता नजर आया, क्योंकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा पीछे हटते नजर आए हैं। सरकार ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों को अगले 1.5 साल तक स्थगित रखकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर विचार के लिए आज किसान संगठनों की अहम बैठक है, जिसमें किसान संगठन सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अब से कुछ देर बाद होने वाली ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि कृषि मंत्री ने भी किसानों के साथ 22 जनवरी को होने वाले 11वें दौर की बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई और कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म होने पर ही लोकतंत्र की जीत होगी। यानी अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो आंदोलन की जिद छोड़ेंगे या नहीं। आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। इस वक्त देखिए 2 सहयोगी साथ हैं। दिल्ली से अनुराग ढांडा हमारे साथ मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट इस वक्त साथ हैं। पहले अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, देखिए सरकार ने एक खुला ऑफर अब दे दिया है कि 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते हैं और हम बातचीत का रास्ता खुला रखते हैं और आप यहां से उठ जाइए। लेकिन किसान जब कल, क्योंकि आपने बात की जब मीटिंग के बाद निकले, उन्होंने भी उम्मीद जताई है, लेकिन ये उम्मीद आज की बैठक तक बनी रहेगी जो किसानों के बीच होनी है, और ये 11वें दौर की जो बात है उसमें हम ये मान के चलें कि कुछ समाधान निकल सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ने एक कदम आगे लिया है, जिसकी हम हमेशा बात करते थे कि एक एक कदम दोनों पक्ष आगे बढ़े, तो सरकार ने अपना एक कदम आगे ले लिया है और इससे बेहतर ऑफर इस स्थिति में जो डेडलॉक बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से, उसमें नहीं हो सकता है जो सरकार ने दिया। और इसीलिए शायद किसान संगठनों ने भी कल पहली बार ये कहा कि हम यहीं पर रिजेक्ट नहीं करते हैं इस ऑफर को, जो कि वो सरकार के हर ऑफर को वहीं रिजेक्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि आज दिन भर लगभग 500 के आसपास यूनियन है जो पार्टिसिपेट कर रही है सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर के प्रोटेस्ट में, जहां पर तमाम किसान जुटे हुए हैं। और गाजीपुर में इन सब संगठनों से आज दिन भर बात चलेगी और उसके बाद कहीं जाकर ये तय करेंगे किसान संगठन कि क्या उनको ये ऑफर एक्सेप्ट है या नहीं। और अगर एक्सेप्ट है तो फिर अगली जो मीटिंग है 22 तारीख को, उसमें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि वो उठ करके यहाँ से चले जाएं, अपना धरना समाप्त कर दें। दूसरी तरफ जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण जगह आज है। ये दूसरी मीटिंग होने जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित की गई थी, उसकी एक कमेटी जो सरकार और किसान गठित करने की बात कर रहे हैं और दूसरी कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है। यहाँ पर आज दूसरी मीटिंग, आज ओपन इन्विटेशन था कि कोई भी किसान संगठन, कोई भी पक्ष आकर के अपनी बात रख सकता है। जो हमारी जानकारी है 11 बजे मीटिंग शुरू होनी है, उससे पहले यहाँ पर एक जो किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ और संगठनों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुँचने हैं, तो वो भी अपनी बात रखेंगे। कोर्ट में ये तमाम चीज़ें भी जाएंगी और साथ ही आज दिन भर चर्चा चल रही है किसान संगठनों की। अगर सरकार के इस ऑफर को थोड़े बहुत फेरबदल के साथ भी अगर किसान संगठन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अब सोल्यूशन की राह पर आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, रहिए जरा सा। देखिए, सरकार के साथ बैठक में शामिल किसान नेताओं ने 10वें दौर की बैठक को सार्थक बताया और 22 जनवरी को होने वाली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई। 10वें दौर की बातचीत सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई और आज एक पहला पॉजिटिव कदम ये कह सकते हैं कि आउटराइटली रिजेक्ट करके मीटिंग से बाहर नहीं आए, जैसे हमेशा होता था। किसान नेता ऋषिपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिपाल जी, हर बार ये सुनने को मिलता था जब आप बाहर आते थे कि हमने रिजेक्ट कर दिया सरकार का प्रपोजल। आज कुछ उम्मीद बंधी है, आज जिस तरीके से बातचीत हुई? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आज जो उम्मीद बंधी है
उम्मीद क्या, मुझे तो ये है कामयाबी मिलेगी किसान को। और सरकार का रुख आज बहुत बढ़िया था, मंत्रियों का भी रुख बढ़िया था, किसानों का भी रुख बढ़िया था। और हम ये कह रहे हैं कि रास्ता बीच का निकलेगा, रास्ता बिल्कुल 100% निकलेगा। कि जो हमारी मांग थी उस पर सरकार ने गौर करी। उन्होंने कहा कि भाई इसका कोर्ट में हम कमेटी बनाओ, कमेटी बनाने के बाद इसको 2 साल 1.5 साल जितने दिन के लिए किसान कहता है उसको हम पोस्टपोन करा देते हैं। सरकार के प्रतिनिधियों में, सरकार में सही वार्ता हुई और ये कहा कि कल हम अपनी सब जत्थेबंदियों से, जो संगठनों से बात करके परसों 12 बजे, सरकार तो ये कह रही है आज ही कर लो, तो अब पहले वहाँ बात करेंगे जो लोग बैठे हैं। चौधरी हरपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इसको क्या एक पॉजिटिव स्टेप मान सकते हैं कि आप लोग आज ये रिजेक्ट करके नहीं आए हो, आप कह के आए हो कि हम कल चर्चा करेंगे और परसों बताएंगे? हमने तो आज भी साफ किया है, वो जब आप क्या चाहते हो, हम रिवील चाहते हैं। तो हमने सरकार को बोला आप बताओ आपका क्या प्रपोजल है। तब उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारा प्रपोजल ये है बिलों को लेकर कि कोर्ट ने 2 महीने सस्पेंड किए हैं, हम 1.5 साल के सस्पेंड कर देंगे और कोर्ट में एफिडेविट लगा देंगे। फिर एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी भले 1.5 साल के बाद 2 साल तक लग जाए, वो रिपोर्ट दे, रिपोर्ट के बाद जो रिपोर्ट देगी वो हम लागू करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, हमारा मुद्दा आज भी रिफील है और एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा आज भी हमारा है। अगर आपने प्रपोजल दिया है, हम रिजेक्ट नहीं कर रहे प्रपोजल, हम कल बैठ कर बात करेंगे अपनी। तो कल हमारी 9 बजे से लेकर रात तक पूरे दिन राष्ट्रीय जितने लोग हमारे नेशनल लोग हैं बैठ कर मीटिंग होगी और हम क्या करेंगे, इन मुद्दों में क्या करना है। दीपक, यहाँ किसान क्या सोचते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि कुछ नेता जरूर ये उम्मीद जता रहे हैं, जो कल मीटिंग के बाद बाहर निकले, उन्होंने कहा कि उम्मीद दिख रही है उन्हें। आज क्या मीटिंग शुरू हो गई है किसानों के आपस में, बीच में, क्योंकि ये अब किसानों को तय करना है कि ये ऑफर उनको मानना है या नहीं मानना है? देखिए अर्पिता, अभी किसानों की जो मीटिंग है वो शायद ये बताया जा रहा है कि 12 बजे के आसपास शुरुआत होगी उसकी मीटिंग की, और वो सिंघू बॉर्डर पर ही होगी, क्योंकि वहीं से सारी रणनीति को तय किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कई किसानों से हमने बात की थी तो उनका अभी भी वही रुख है कि तीनों कानून जब तक वापस ना हो, क्योंकि सस्पेंशन को लेकर उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है, ऐसा उनका दावा है। लेकिन हालांकि ये तो किसान हैं, लेकिन जो रणनीति तय करनी है, जो आगे बढ़ना है, वो किसान संगठनों ने बढ़ना है। और इसको लेकर किसान संगठनों की जो बैठक होगी उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ऑफर दिया गया है वो बहुत ऐसा ऑफर है जिसको लेकर किसान संगठन शायद सोच नहीं रहे थे। लेकिन ये ऑफर पर किस तरह की रणनीति के तहत किसान अपनी हामी भरते हैं, ये देखना आज जरूरी होगा, क्योंकि कल उन्हें इस पूरे मामले पर जवाब देना है। लेकिन आज जो रणनीति होगी वो 12 बजे के बाद बनाई जाएगी और किसान संगठन 12 बजे के बाद क्या रणनीति रहती है वो लगभग तय होने शुरू होगी, क्योंकि 12 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच तीसरे दौर की बैठक होगी। अब से कुछ देर बाद सिंघू बॉर्डर के पास होने वाले इस बैठक में ट्रैक्टर रैली के रूट पर चर्चा हो सकती है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था और साफ कर दिया था कि ये मामला पुलिस का है और पुलिस ही इस पर फैसला लेगी। वहीं किसान संगठन अपनी ट्रैक्टर रैली करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि पुलिस गणतंत्र दिवस परेड की वजह से सुरक्षा इंतजामों का हवाला देते हुए इसे टालने की बात कर रही है। तो आज बहुत महत्वपूर्ण तीसरे दौर की पुलिस और किसानों के बीच ये बैठक होनी है, जो बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर में शुरू होगी ट्रैक्टर रैली को लेकर। उसी के साथ साथ जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की, आज वो लोग भी एक मीटिंग कर रहे हैं जिसमें किसानों को आमंत्रित किया गया है कि वो अपनी राय वहां रख सकते हैं। वहीं तीसरी बड़ी खबर यहाँ किसानों से जुड़ी ये है कि किसान आज इस रणनीति पर बातचीत कर रहे हैं कि जो सरकार ने ऑफर दिया है कि 1.5 साल तक इसको टाल दिया जाए कानून, क्या उस पर उनकी सहमति है, ये तय करेंगे आज बैठक के बाद। 26 जनवरी का प्रोग्राम के लिए चर्चा करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, प्रशासन से बात करेंगे और उसमें बना के व्यवस्था आज फाइनल करेंगे 26 जनवरी। कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में, नहीं, सार्थक मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग थी और दोनों एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था हम फैलाना नहीं चाहते और ना पुलिस ऐसा चाहती है कुछ इस तरह का, तो जो भी होगा ठीक होगा, सार्थक होगा। दीपक, आज जो बैठक होनी है जहां किसान ये तय करने वाले हैं सरकार से जो ऑफर मिला है उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद ही सिंघू बॉर्डर पर ये पुलिस के साथ भी बैठक होनी है जिसमें तय होगा ट्रैक्टर रैली को लेकर रूट क्या होना चाहिए, रैली करनी है या नहीं करनी है।
देखिए अर्पिता, दो चीज़ बता दूं। पहली ये अपडेट मैं दे दूं कि अभी कुछ देर जस्ट लाइव में ही ये हमें जानकारी मिली है कि 2 बजे किसानों की मीटिंग होनी है। आपस में सभी मोर्चे के सभी साथी वहां पर सभी संगठन होंगे। 2 बजे सिंघू बॉर्डर पर ये मीटिंग होनी है जो सरकार ने ऑफर दिया था। दूसरी बात ये कि दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में जो मीटिंग होनी है वो इस वक्त अलीपुर से, जो सिंघू बॉर्डर के पास अलीपुर है, उससे पहले चल रही है, जहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच में बातचीत हो रही है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो किसानों को सभी रणनीति के तहत समझाएंगे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहती है और किस तरह से पुलिस के ऊपर भारी दबाव रहता है सुरक्षा का। और ऐसे में किसानों की अगर रैली निकलती है तो वो कितनी और किस हद तक, काफ़ी हद तक परेशानी वाली सबब बनाएगी पुलिस के लिए। और इसको लेकर सारी रणनीति के तहत पुलिस अधिकारी किसानों के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें कई सारे किसान नेता वहाँ पर पहुँचे हैं और बातचीत अभी चल रही है। देखना यही होगा कि जो तीसरे दौर की मीटिंग आज किसानों और पुलिस के बीच हो रही है। देखिए बैठकों का आज दौर रहने वाला है, जहां एक तरफ दीपक बता रहे हैं कि देखिए पुलिस के साथ बैठक होनी है किसान की, किसान आपस में भी बैठक करके तय करने वाले हैं कि सरकार के ऑफर पर क्या जवाब देना है। वही तीसरी तस्वीर जहां अनुराग है वहां से है, क्योंकि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की है वो बैठक कर रहे हैं, जिसमें एक संगठन किसान का तो तैयार हुआ है आने के लिए। अनुराग, कोई और भी किसान संगठन पहुंचने वाले हैं या कल जब मीटिंग के बाद सरकार से किसान के नेता निकले, आपने ये पूछा क्या कि वो पहुंचेंगे कमेटी के साथ भी, साथ ही साथ बातचीत चलती रहे? देखिए जो किसान संगठन प्रोटेस्ट में शामिल हैं, जो किसान संगठन आंदोलन का हिस्सा हैं, उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि वो इस कमेटी के सामने नहीं आएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में भी ये जानकारी उन संगठनों के वकीलों ने दी है कि वो समिति के सामने नहीं आएंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे और वो इसको सही नहीं मानते हैं इस तरीके से समिति को बनाया जाना। सरकार का उसमें नुमाइंदा होना, शामिल होना जरूरी है और किसान संगठनों के नुमाइंदे होने उसमें जरूरी है। तो वो तो यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन एक ओपन कॉल दिया था यहाँ पर समिति ने कि कोई भी किसान संगठन चाहे वो इस आंदोलन के फेवर में है या अगेंस्ट है, वो सब आ सकते हैं। कोई एनजीओ आना चाहे वो आ सकता है, सरकार का कोई पक्ष रखना चाहे वो आ सकता है। तो आज ओपन इन्विटेशन था। आज ये देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, क्योंकि जो तमाम लोग अपने इनपुट्स देंगे उसी के आधार पर इस समिति को फैसला करना है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि चाहे ये समिति हो, चाहे वो 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड हो, उसके लिए मीटिंग हो रही हो पुलिस के साथ, इन सारी मीटिंग्स का जो भविष्य है, इन सारी समितियों का जो भविष्य है, वो निर्भर करता है कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर आज किसान संगठन अपनी बैठक में क्या फैसला करते हैं। क्योंकि अगर वो फैसला पॉजिटिव होता है, सरकार के प्रस्ताव को किसान मान रहे हैं, तो फिर ना तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई इस समिति को मुझे लगता है कि इसका कामकाज आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा सरकार दे देगी और इसको भी बिल्कुल सही बात बता रहे हैं आप अनुराग। आप नजर बनाए रखिएगा, दीपक भी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही बैठक शुरू होती है उस पर भी हमारी नजर होगी। अब बात पश्चिम बंगाल की जरा कर लें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले हर सियासी घमासान की पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाता रहा है और अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही सियासी घमासान चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी ने बंगाल विजय के लिए रथ यात्रा का प्लान तैयार किया, जिसके लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 फरवरी से एक बार फिर बंगाल के दौरे पर पहुंचेंगे। उनके दौरे से पहले कई नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रोड शो कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी देखने को मिली। वहीं एक के बाद एक कई विधायकों और दूसरे नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने से टीएमसी में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जिसकी वजह से टीएमसी नेता बीजेपी पर विवादास्पद बयान भी दे रहे हैं। वहीं अब टीएमसी और बीजेपी में एक नई जंग छिड़ गई है। कल पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी को माओवादी से भी खतरनाक कहा था। इसके बाद बीजेपी ने एक माओवादी नेता के टीएमसी का चुनाव प्रचारक बनने पर ममता को घेरा। असल में देखिए, बीजेपी बंगाल चुनाव में माओवादी नेता छत्रधर महतो को एंट्री पर सवाल उठा रही है। छत्रधर महतो बंगाल चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। छत्रधर महतो पिछले साल जुलाई में टीएमसी में शामिल हुए थे और इससे पहले छत्रधर 11 साल तक यूएपीए के तहत जेल में थे। छत्रधर महतो पर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस डिरेल करने और राजधानी एक्सप्रेस को हाईजैक करने का आरोप है। लालगढ़ में नक्सली ऑपरेशन के दौरान छत्रधर का भाई ससाधर महतो भी मारा गया था। बीजेपी छत्रधर के माओवादी कनेक्शन को लेकर अब ममता पर हमलावर है। कोलकाता से हमारी सहयोगी आशिका इस वक्त जुड़ चुकी हैं। और आशिका, देखिए, चुनावी समर में नए नए मुद्दे यहाँ दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, उठाने की कोशिश है और बयानबाजियों का दौर भी देखिए शुरू हो चुका है।
बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि छत्रधर महतो पिछले साल टीएमसी में शामिल हुए। टीएमसी ने उनको अपनी स्टेट कमेटी में जगह भी पिछले साल दी, लेकिन इससे मुद्दा अब बनाया जा रहा है, यानी कि चुनाव के पहले बीजेपी कोई भी जो विषय है जिसे मुद्दा बनाया जा सकता है नहीं छोड़ेगी। माओवादी छत्रधर महतो जब टीएमसी में शामिल हुए थे, मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस कांड, जो कि बहुत ही बड़ी ट्रेन दुर्घटना थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उस मामले में दोषी रहे हैं छत्रधर महतो। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस का अपहरण करने का भी उनके ऊपर आरोप रहा है। जब छत्रधर महतो टीएमसी में शामिल हुए थे बीजेपी की तरफ से, उस समय ये आवाज़ नहीं उठी थी जो कि अब उठ रही है। यानी साफ है, चुनाव के पहले कोई भी विषय, कोई भी मुद्दा बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है अर्पिता। और बिल्कुल देखिए आशिका, इसकी शुरुआत भी ममता बनर्जी ने की। जब बीजेपी को माओवादी कही तो बीजेपी को बैठे बैठे एक मुद्दा मिल गया और उन्होंने छत्रधर याद दिला दिए टीएमसी को। फिलहाल आप रहिए जरा साथ। वहीं बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप ये लगाया कि टीएमसी पर माओवादियों की जमानत कराकर उनसे चुनाव प्रचार करा रही है। माओवादियों को उन्होंने जमानत कराकर अपने चुनाव प्रचार में लगा लिया है, तो अब ये कोशिश कहना चाहती हूँ देश की जनता से कि माओवादी बहुत अच्छे हैं। ममता जी का चरित्र है, यही टीएमसी का चरित्र है। ममता जी की राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज़ बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज़ घायल होते हैं। अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का अवतरण ममता जी ने बनाया है। जो ममता जी से नाराज़ हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, पर हमारे किसी को नहीं लेंगे। हम गाय की तस्करी करने वालों को नहीं लेंगे, हम गोल्ड की तस्करी करने वालों की नहीं लेंगे, हम फेक करेंसी की तस्करी करने वाले जो टीएमसी के नेता हैं वो हम उनको नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में नहीं लेंगे जो देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। जो अच्छे नेता होंगे, जो बंगाल के विकास के बारे में सोचते होंगे, जो मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेंगे, हम उनको जरूर सम्मिलित करेंगे। आज कितनी खूनों से रंगे हुए ये हाथ है छत्रधर महतो की, फिर भी उनको टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का स्टेट कमेटी में जगह दी जाती है। इससे बड़ा शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। इसका मतलब है बंगाल में अगर माओवादी को कोई पनाह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई जगह दे रहा है वो ममता बनर्जी है, माओवादी को अगर कोई बढ़ावा दे रहा है वो ममता बनर्जी है, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है। बीजेपी नेता राजू बिस्ता ने टीएमसी को माओवादी से भी ज्यादा हिंसक और संविधान विरोधी पार्टी बताया। जनता भली भांति जानती है कि टीएमसी माओवादी से भी ज़्यादा हिंसक और भारत की अखंडता और संविधान के विरोधी हैं। टीएमसी एक हिंसक पार्टी है जो भारत के संविधान को नहीं मानती और डेमोक्रेसी को ताक पे रख के काम करती है। अरुण हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अरुण देखिए, यहाँ ममता बनर्जी जो पासे चल रही हैं वो उल्टे पड़ जा रहे हैं। माओवादी का जिक्र तो उन्होंने बीजेपी के लिए किया कि उससे भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यहाँ उनके लिए ही पासा उल्टा पड़ते हुए बीजेपी ने छत्रधर को याद दिला दिया। देखिए, निश्चित रूप से अगर आप किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तो पहले आपकी जमीन मजबूत होनी चाहिए उस मुद्दे पर। और ममता बनर्जी जब लगातार माओवादी और बाहर से आए लोग और गुंडे बदमाशों की बात करती हैं, तो खुद एक माओवादी को अगर अपनी पार्टी में वो शामिल करती हैं, स्टेट कमेटी में शामिल करती हैं, तो जाहिर सी बात है सवाल उठता है। और बीजेपी चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बीजेपी एक तरह से टीएमसी के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनको खोद के निकाल रही है। हमारी सहयोगी आशिका सिंह ने बताया था कि इनको कुछ दिन पहले शामिल कराया गया था, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा आज जरूर बना रही है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से बीजेपी के नेताओं को बाहरी कहा जाता है, बीजेपी के नेताओं को आकर के माहौल खराब करने के लिए कहा जाता है, और वो तो यहाँ तक कहती है कि जिसका मन करता है मुंह उठा के पश्चिम बंगाल की तरफ चल देता है। तो पश्चिम बंगाल देश का एक हिस्सा है, वहाँ पर चुनाव होने वाला है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ पर जाने, जनमत तैयार करने, अपने पार्टी का प्रचार करने, कार्यकर्ता बनाने, रैली करने, सबका अधिकार है लोकतंत्र में, और संविधान प्रदत्त अधिकार है। किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अधिकार नहीं दिया जाता और नहीं इसको खत्म किया जा सकता है। तो ममता बनर्जी इस मुश्किल घड़ी में है,
देखिए, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी खिलाफ उनके गढ़ से जाकर लड़ने की बात कहती हैं और शुभेंदु अधिकारी कहते हैं, खुला चैलेंज देते हैं कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। और अब अगर बीजेपी पर माओवाद फैलाने का या माओवादियों से संपर्क रखने का या बाहर से लोगों को लाने का आरोप लगाती है और खुद उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो माओवादी को पार्टी में लेकर के आई है। और देखिए, बीजेपी ने अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर ली है। यहाँ बीजेपी ने बंगाल विजय की आक्रामक रणनीति तैयार करते हुए एक तरफ टीएमसी नेताओं को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भी बंगाल दौरे का प्लान बनाया है। पीएम मोदी, अमित शाह, नड्डा एक के बाद एक बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है और अपने इस मेगा प्लान के जरिए बीजेपी की बंगाल की हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया और ये परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया है। 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करके गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी और 10 और 11 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा सभी में जाएगी। हमारे स्थानीय लीडर्स भी उसमें साथ में रहेंगे और हमने आग्रह किया केंद्र से भी नेता कुछ आएँ और राज्य सरकार की विफलताओं के बारे में, अराजकता, हिंसा की राजनीति, सिंडिकेट राज, इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही, वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे। तो आशिका, देखिए, तैयारी तो यहाँ बीजेपी की रथ यात्रा निकालने की है, लेकिन सवाल तो यहाँ ये भी बड़ा है बंगाल को देखते हुए कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके के प्रबंध होंगे, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी रैलियां हो जाती हैं और उसमें हम देखते हैं कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं। तो जब ये रैली होगी तो सुरक्षा तो और ज्यादा प्रदान करनी पड़ेगी। सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, सिर्फ रैली के लिए नहीं, चुनाव के लिए भी। बीजेपी जो लगातार कहती रही है और अब भी कहना है उनका कि चुनाव ऐसे परिस्थिति में कैसे फ्री एंड फेयर हो पाएंगे। पहले जो भी रैलियां देखने को मिली है, चाहे कोलकाता हो, जिले हो, पहले मैं आपको ये भी कह दूं कि जो घटनाएं होती थी वो रूरल एरियाज़ में होती थी, लेकिन फिलहाल इसी हफ्ते 3 दिन पहले कोलकाता में रैली में भी हिंसा देखने को मिली है। तो हिंसा पश्चिम बंगाल के चुनाव में ज़रूर बढ़ती जा रही है, नज़र आएगी और भी ज़्यादा, लेकिन इसको लेकर सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है, जिसके चलते बीजेपी बार बार ये मांग कर रही है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पश्चिम बंगाल में लाई जाए और उनके ज़रिए चुनाव कराया जाए। बिल्कुल, तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। चुनाव आयोग की टीम 2 दिन के दौरे पर कोलकाता में मौजूद है। चुनाव आयोग की आज टीम प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। केंद्र और राज्य एजेंसियों के अधिकारियों से मिलने से पहले ये टीम राज्य के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अलग अलग मुलाकात भी करेगी। और जानकारी तो ये भी है कि आज चुनाव आयोग की टीम राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और राज्य पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक कर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति की जानकारी लेगी। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, देखिए, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग के सामने भी ये चिंता पैदा जरूर करेगा कि कैसे स्वस्थ माहौल में चुनाव कंडक्ट हो पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार का जब नाम आता था तो चुनावी हिंसा की खबरें खूब आती थी। पिछले कुछ चुनावों में आप देखिए कि चुनाव आयोग की सख्ती ने उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी हिंसा को बेहद कम किया है। अब सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो है चुनाव आयोग का पश्चिम बंगाल में होने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल
पूरे देश में चुनावी हिंसा के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात प्रदेश बनता चला जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पश्चिम बंगाल से खबर ना आए कि एक पार्टी के कार्यकर्ता ने दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया, रोड शो पे हमला कर दिया, रैली में हमला कर दिया, पेट्रोल के बम फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए और हत्याएं राजनीतिक हो रही हैं पश्चिम बंगाल में। तो जाहिर सी बात है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जरूरी है कि ये भय का जो वातावरण है वहाँ प्रदेश में वो खत्म हो, और खत्म तभी होगा जब पैरामिलिट्री फोर्स के अंडर पूरी जो है कानून व्यवस्था आ जाएगी। रही बात बीजेपी, लगातार पिछली बार भी पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जब चुनाव आयोग की टीम गई थी तो बीजेपी ने यही मांग की थी। बिल्कुल, रहिए जरा आप साथ। देखिए, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आजाद हिंद फौज के नेता और सुभाष चंद्र बोस के करीबी रहे रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि पर ट्वीट करके उन्हें नमन किया और लिखा कि मैं एक असाधारण नेता रास बिहारी बोस जी को नमन करता हूं, जिनके संगठनात्मक कौशल ने भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में एक बड़ा हिस्सा बनाया। वो गदर क्रांति और आजाद हिंद फौज के पीछे के नेताओं में एक थे। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के सौदे से जुड़ी हुई। अमेजॉन को झटका देते हुए सेबी ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के सौदे को मंजूरी दे दी है। सेबी की मंजूरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर सकेगा। फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और होलसेल बिजनेस खरीदने के लिए रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी। और बड़ी जानकारी तो यह भी मिल रही है कि ये जो डील है वो अगस्त 2020 में हुई थी, लेकिन अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस डील का विरोध करते हुए सेबी में शिकायत की थी और डील पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अब अमेजॉन की शिकायतों को दरकिनार करते हुए सेबी ने कुछ शर्तों के साथ इस डील को मंजूरी दे दी है। सीसीआई इस सौदे को पहले ही मंजूरी दे चुका है और सेबी की मंजूरी के बाद एनसीएलटी की मंजूरी मिलना अब इस बारे में बाकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है, उसको लेकर जो जानकारियां अभी सामने आ रही हैं वो ये कि सेबी की मंजूरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज अब फ्यूचर ग्रुप का अधिग्रहण कर सकेगा। फ्यूचर ग्रुप का रिटेल और होलसेल बिजनेस खरीदने के लिए रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में 24,713 करोड़ रुपए की डील हुई थी और ये डील अगस्त 2020 में हुई थी। लेकिन अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने इस डील का विरोध करते हुए सेबी में शिकायत की थी और डील पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अब अमेजॉन की शिकायतों को दरकिनार करते हुए सेबी ने कुछ शर्तों के साथ इस डील को मंजूरी दे दी है। सीसीआई इस सौदे को पहले ही मंजूरी दे चुका है और सेबी की मंजूरी के बाद अब आखिरी मंजूरी एनसीएलटी की बाकी है। बच्चे चाहें तो देश बदल दे, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। 23 जनवरी को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए सिर्फ 13 साल जीवाश्म वैज्ञानिक को, वो बच्ची जो चट्टानों में दबे करोड़ों साल पुराने जीवन को खोज करती है। चेन्नई की 13 साल की अश्वथा बीजू को 2020 में ग्लोबल चाइल्ड प्रोजेक्ट अवार्ड मिला और वहीं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसे यंग पैलियोऑन्टोलॉजिस्ट का खिताब दिया। 5 साल की उम्र में ही अश्वा ने पहला जीवाश्म खोजा और उसे गलती से सीपी समझ बैठी। तब से अब तक वो लाखों साल पुराने 120 जीवाश्म खोज चुकी है